Hello everyone, this is Ram Bishnoi and you're watching Geography Group. Today we are going to discuss class 8 SST Social Science worksheet number 5. ये आपकी 4th of August 2021 की वर्कशीट रहेगी और आज की वर्कशीट काफ़ी इजी, इंटरेस्टिंग और बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाली है, जिसमें हम डिस्कस करेंगे हिस्ट्री का सेकंड चैप्टर फ्रॉम ट्रेड टू टेरिटरी। बात करेंगे अंग्रेज जो भारत में व्यापारी बन के आए थे वो यहाँ के मालिक बन गए, ऐसा कैसे हुआ ये हम इस कंप्लीट चैप्टर में समझने वाले हैं। आज इस वर्कशीट में हम बात करेंगे, डिस्कस करेंगे ईस्ट इंडिया कंपनी कम्स ईस्ट इंडिया कंपनी इंडिया कब आती है, कैसे अपने बिजनेस को वो एक्सपेंड करते हैं, कौन कौन से चैलेंजेस होते हैं, वो हम इसी वर्कशीट में डिस्कस करने वाले हैं। लेट्स बिगिन। औरंगजेब के साथ हम शुरुआत करेंगे। औरंगजेब वॉज द लास्ट पावरफुल रूलर ऑफ द मुगल डायनेस्टी। मुगल डायनेस्टी की बात करें, मुगल एम्पायर की बात करें तो लास्ट पावरफुल रूलर कौन थे? औरंगजेब थे। इसकी शुरुआत, जो मुगल डायनेस्टी है, इसकी शुरुआत होती है बाबर के साथ। बाबर के बाद हुमायूं, हुमायूं के बाद अकबर, अकबर के बाद जहांगीर, जहांगीर के बाद शाहजहां, शाहजहां के बाद औरंगजेब और औरंगजेब के बाद निकम्मे और वीक रूलर, यानी कि औरंगजेब लास्ट पावरफुल रूलर थे मुगल डायनेस्टी के। उसके बाद जो मुगल एम्पायर था वो सिर्फ नाम का एम्पायर रह गया था, क्योंकि पावर तो उनके पास थी ही नहीं। आफ्टर द डेथ ऑफ द औरंगजेब इन 1707 मेनी मुगल गवर्नर्स एस्टेब्लिश्ड देयर ओन रीजनल किंगडम्स। कि जैसे ही 1707 में मुगल जो लास्ट पावरफुल मुगल रूलर थे औरंगजेब, उनकी डेथ होती है, उसके बाद जो मुगल गवर्नर्स थे उन्होंने खुद को इंडिपेंडेंट डिक्लेयर कर दिया, अपने खुद के रीजनल किंगडम्स थे वो सेटअप कर लेते हैं। मीनवाइल बाय द सेकेंड हाफ ऑफ द 18th सेंचुरी ब्रिटिश स्टार्टेड एमर्जिंग एज ए न्यू पावर ऑन द पॉलिटिकल हॉरिजन। और जो 18th सेंचुरी थी उसके सेकेंड हाफ में जो ब्रिटिश थे, जो कि एज बिगनिंग की अगर बात करें, शुरुआत में वो एक कंपनी थी जस्ट, ओके, वो भी एक पावरफुल पावर के रूप में एमर्ज होने लगे, यानी कि आगे अपनी पावर है उसको बढ़ाते जा रहे थे, यानी कि वो भी एक पॉलिटिकल पावर बनते जा रहे थे। दे केम टू इंडिया एज ए स्मॉल ट्रेडिंग कंपनी बट ग्रेजुअली दे बिकम द पॉलिसी कंट्रोलर ऑफ दिस कंट्री। वो इंडिया में एंट्री की थी उन्होंने एज ए मर्चेंट के तौर पर, व्यापारी के तौर पर, और बाद में वो बन जाते हैं हमारे देश के पॉलिसी कंट्रोलर, पॉलिसी मेकर, या फिर यूँ कह लीजिए कि मालिक बन जाते हैं। ऐसा कैसे हुआ? हाउ वॉज इट पॉसिबल? लेट्स सी, चलिए देखते हैं कि कैसे वो व्यापारी से मालिक बने। इन 1600 एनो डोमिनी ईस्ट इंडिया कंपनी एक्वायर्ड अ चार्टर फ्रॉम द रूलर ऑफ इंग्लैंड क्वीन एलिजाबेथ फर्स्ट। यानी कि 1600 में क्वीन एलिजाबेथ फर्स्ट है, उनसे उन्हें एक चार्टर मिलता है। ओके, ये चार्टर क्या था कि थ्रू दिस चार्टर दे गोट द सोल राइट टू ट्रेड विद द ईस्ट, मीन्स नो अदर कंपनी ऑफ इंग्लैंड कैन कम्पीट विद द ईस्ट इंडिया कंपनी। यानी कि ये चार्टर क्या था? चार्टर मीन्स लगभग यूँ कह सकते हैं कि परमिशन मिल गई थी, ठीक, और परमिशन के साथ साथ उनको कुछ स्पेशल राइट्स मिल गए थे। उस स्पेशल राइट्स में क्या था कि दे गोट द सोल राइट टू ट्रेड विद ईस्ट, यानी कि ईस्ट के साथ, जो ईस्टर्न पार्ट है, उन ईस्टर्न पार्ट के साथ केवल ये ईस्ट इंडिया कंपनी ही ट्रेड कर सकती थी। इसका फायदा क्या हुआ? एक फायदा हुआ, ये हुआ कि नाउ विद दिस चार्टर इट मीन्स दैट नो अदर कंपनी ऑफ इंग्लैंड कैन कम्पीट विद द ईस्ट इंडिया कंपनी, यानी कि कोई और इंग्लैंड की कंपनी इस साइड में ट्रेड अपना बिजनेस नहीं कर सकती थी। ओके, यानी कि एक बड़ा एडवांटेज था ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए। विद दिस चार्टर द कंपनी कुड वेंचर इनटू न्यू लैंड्स अक्रॉस द ओशन, कुड बाय द गुड्स एट चीपर रेट्स एंड सेल दम इन यूरोप एट द हाई रेट्स। अब इसके साथ क्या क्या राइट्स मिले? वो ईस्टर्न पार्ट्स में न्यू लैंड्स है, उनको वेंचर कर सकती थी, डिस्कवर कर सकती थी, उनके साथ ट्रेड कर सकती थी, और चीपली प्रोडक्ट जो यहाँ पे चीपली अवेलेबल थे उन प्रोडक्ट्स को हाई रेट्स पर वो सेल कर सकती थी यूरोप में। इट मीन्स दैट दो एडवांटेज थे। एक तो ये कि इट रिड्यूस द कंपटीशन फ्रॉम द इंग्लैंड, इंग्लैंड से कोई भी कंपटीशन नहीं रहा, ओके, यानी कि एक तरीके से मोनोपोली उनको मिल चुकी थी। सेकेंड एडवांटेज हुआ उनका प्रॉफिट था वो इंक्रीज हुआ, क्योंकि अकेली कंपनी थी जो यहाँ से बिजनेस कर रही थी, कहाँ की? इंग्लैंड की। लेकिन कंपटीशन बिल्कुल जीरो नहीं हुआ था। द रॉयल चार्टर हाउ couldn't prevent other European powers, French, Dutch and Portuguese from entering the eastern market। या जो चार्टर था, चार्टर किसका था? ब्रिटेन का था। इट मीन्स दैट ओनली द ब्रिटिश कंपनी थी वो इंडिया, जो ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ कंपीट नहीं कर सकती थी, लेकिन जो अदर कंट्रीज थी उनको तो नहीं रोक सकते थे। सो इंडिया की तरफ अगर बात करें, ईस्टर्न पार्ट की तरफ, द ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी दे हैड टू कम्पीट विद द फ्रेंच, डच एंड पोर्तुगीज, उनके साथ उनको कम्पीट करना पड़ा। By the time the first English ship sailed down the African Cape of Good Hope across
द इंडियन ओशन द पोर्तुगीज हैड ऑलरेडी एस्टेब्लिश्ड देयर बेस इन द गोवा, कि जब तक इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी का, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का इंग्लिश शिप है वो यहाँ पर इंडिया पहुँच पाता, उससे पहले तंबू लगा चुके थे कौन? पोर्तुगीज, पुर्तगाली। जैसे कि आप पहले भी 7th क्लास में कर चुके हो कि जो हमारा सी रूट है उसको डिस्कवर किया था वास्को डा गामा ने। ओके, वास्को डी गामा हम हिंदी में बोलते हैं, इंग्लिश में वास्को डा गामा है, उन्होंने उसको डिस्कवर किया था। सबसे पहले अपने यहाँ पर पहुंचे थे पोर्तुगीज यानी कि पुर्तगाली। उसके बाद यानी कि बाकी यूरोपियन पावर से वो इंडिया पहुंचती है। द फाइन क्वालिटी ऑफ कॉटन सिल्क प्रोड्यूस्ड इन इंडिया अलॉन्ग विद द पेपर, क्लोव्स एंड कार्डामोम एंड द साइनामोन हैड ए ग्रेट डिमांड इन द यूरोपियन मार्केट। और उस वक्त इंडिया के काफ़ी सारे प्रोडक्ट्स थे जिनकी काफ़ी सारी डिमांड्स थी। कहाँ थी? यूरोपियन मार्केट में, जैसे कॉटन है या सिल्क के जो प्रोडक्ट्स है या फिर जो स्पाइसेस है उनकी काफ़ी ज़्यादा डिमांड थी यूरोपियन मार्केट में। एंड कंपटीशन अमंग द यूरोपियन कंपनीज इनवाइटेबली पुश्ड अप द प्राइसेस एंड रिड्यूस द प्रॉफिट। लेकिन जब ये बहुत सारी कंपनी आ गई तो इन प्रोडक्ट्स के जो प्राइसेस थे वो इंडियन मार्केट में बढ़ जाते हैं, और जब प्राइसेस बढ़ गए तो उनका प्रॉफिट है वो कम हो जाता है। ओके, द अर्ज टू सिक्योर द मार्केट देयरफॉर लेड टू फियर्स बैटल्स बिटवीन द ट्रेडिंग कंपनीज। अब ये कि अपने बिजनेस को एक्सपेंड करने के लिए, टू सिक्योर देयर बिजनेस इंटरेस्ट को सिक्योर करने के लिए जो यूरोपियन कंपनीज थी उनमें काफ़ी सारी बैटल्स होती है। ग्रेजुअली दे स्टार्टेड सिक्योरिंग देयर सेटलमेंट्स थ्रू द फोर्टिफिकेशंस, यानी कि अपने जो सेटलमेंट थे जहाँ पे वो बिजनेस करते थे उसका फोर्टिफिकेशन होता, किलेबंदी करनी शुरू कर दी। किलेबंदी मतलब जहाँ पे किला क्या होता था वहाँ पे ये विद फैमिली रहते थे और उनके गोडाउन्स की तरह होते थे, गोदाम होते थे। क्लियर? दिस ऑल्सो लेड टू द कंट्रोल कन्फ्रंट्रेशन with the local rulers who are already anguished by the loss of revenue of the state। और इसके कारण जो लोकल रूलर्स थे उनके साथ भी इनका टकराव होता है, क्योंकि वो ऑलरेडी इन कंपनी से नाराज़ थे, क्योंकि उनकी जो रेवेन्यूज़ था, जो इनकम थी उनकी रेवेन्यूज़ के कारण वो काफ़ी हद तक कम हो चुके थे। इसका एक एग्जांपल दिया गया, बंगाल प्रोविंस का एग्जांपल दिया गया कि कैसे लोकल रूलर्स हैं उनके साथ इनका टकराव होता है। इन 1651 एनो डोमिनी first English factory was established on the banks of river Hooghly, where goods for export were stored। यानी कि इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी या ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की बात करें तो उन्होंने सबसे पहली जो अपनी फैक्ट्री थी वो एस्टेब्लिश की थी 1651 में। कहाँ? ऑन द बैंक ऑफ रिवर हुगली। ठीक, और क्या किया जाता था यहाँ पे गुड्स को स्टोर किया जाता था, गोदाम बनाए गए थे, किसके लिए? कि वहीं से एक्सपोर्ट कर दिया जाए। क्लियर? एज द ट्रेड एक्सपेंडेड, जैसे जैसे उनका ट्रेड एक्सपेंड होता है, फैलता है, द कंपनी परस्यूडेड मर्चेंट्स एंड ट्रेडर्स टू कम एंड सेटल नियर द फैक्ट्री। उसके साथ साथ उन्होंने मर्चेंट्स को, ट्रेडर्स को, उनको कन्विंस किया कि आप इसी जो फैक्ट्री है उसके आसपास ही आप सेटल क्यों नहीं हो जाते। बाय द 1696 द कंपनी स्टार्टेड बिल्डिंग ए फोर्ट अराउंड द सेटलमेंट एंड इन 1698 इट ब्राइब्ड मुगल ऑफिशियल्स इनटू गिविंग द कंपनी जमींदारी राइट्स ओवर 3 विलेज। यानी 1696 तक जाते जाते ये जो एरिया था, फैक्ट्री थी, काफ़ी बढ़ चुकी थी। ओके, और उन्होंने यहाँ पे एक फोर्ट बनाना, किला बनाना शुरू कर दिया, चारों तरफ बाउंड्री वॉल बनानी शुरू कर दी। ओके, उस वक्त एक्सक्यूज दिया गया था कि फॉर द सिक्योरिटी पर्पस हम ऐसा कुछ करें। और साथ ही साथ उन्होंने मुगल ऑफिशियल्स थे उनको ब्राइब यानी कि रिश्वत दी, और 3 विलेजेस हैं उनकी जमींदारी राइट्स मीन्स द राइट टू कलेक्ट द रेवेन्यूज, वो उन्होंने उनसे ले लिए। वन ऑफ दीज वॉज कालिकाता, और उन 3 विलेजेस में से एक विलेज था कालिकाता, विच लेटर ग्रू इनटू द कलकत्ता, जो बाद में जब ये शहर बन जाता है और उसको जाना गया कलकत्ता के नाम से। नाउ इट इज़ कॉल्ड एज कोलकाता, अब ये कोलकाता बन गया। यानी कि जो उनकी पहली फैक्ट्री थी वो इसी कलकत्ता या कोलकाता में थी। ओके, यानी कि ऐसे उन्होंने धीरे धीरे फोर्टिफिकेशन के साथ अपने आप को फैलाना शुरू कर दिया, अपने आप को मजबूत करना शुरू कर दिया। Company also persuaded the Mughal Emperor Aurangzeb to issue फरमान granting the company the right to trade duty free। साथ ही साथ इस कंपनी को औरंगजेब से ड्यूटी फ्री ट्रेड करने का राइट मिल जाता है, यानी कि बिना टैक्स चुकाए वो ट्रेड कर सकते थे। लेकिन यहाँ पे एक गड़बड़ कर देते हैं। गड़बड़ क्या होती है कि थ्रू दिस फरमान वॉज इश्यूड फॉर कंपनी ओनली, बट ऑफिशियल ऑफ द कंपनी हु वर कैरिंग प्राइवेट ट्रेड ऑन द साइड ऑल्सो रिफ्यूज टू पे ड्यूटी, कोजिंग इनॉर्मस लॉस ऑफ रेवेन्यू फॉर बंगाल। लेकिन जो ऑफिशियल्स थे, हालांकि ये जो फरमान था दैट वाज फॉर द कंपनी ओनली, यानी कि वो ड्यूटी फ्री ट्रेड कर सकते थे, लेकिन जो ऑफिशियल्स थे
दे ऑल्सो बिगिन टू डू द ट्रेड, यानी कि अपना पर्सनल प्राइवेट जो ट्रेड था वो करना शुरू कर दिया। एंड दे ऑल्सो रिफ्यूज टू पे द टैक्सेस, रेवेन्यू पे करने से मना कर दिया। इससे क्या होता है, मुर्शीद कुली खान द नवाब ऑफ बंगाल दज अपोज द कंपनी, उन्होंने कंपनी का अपोज करना शुरू कर दिया। ओके, अब ये जो टकराव था जिसकी शुरुआत हुई थी, उसके कारण बंगाल में दो बैटल होते हैं, बैटल ऑफ प्लासी एंड बैटल ऑफ बक्सर, जिसके बारे में हम नेक्स्ट वर्कशीट में डिस्कस करने वाले। तो ये थी हमारी आज की वर्कशीट। अब हम सेकंड सेगमेंट की बात करते हैं और डिस्कस करेंगे 3 इजी क्वेश्चंस जो दिए गए। यहाँ पर फर्स्ट हमारा क्वेश्चन दिया गया, हाउ द सोल राइट टू ट्रेड चार्टर बेनिफिटेड ईस्ट इंडिया कंपनी। जो सोल राइट टू ट्रेड, यानी कि सोल राइट टू ट्रेड है मतलब मोनोपोली का राइट मिल गया था, एकाधिकार, यानी कि इंग्लैंड की केवल एक ही कंपनी ईस्ट के साथ व्यापार कर सकती है। सो हाउ द सोल राइट टू ट्रेड चार्टर बेनिफिटेड द ईस्ट इंडिया कंपनी, इसे ईस्ट इंडिया कंपनी को क्या फायदा हुआ ये हमें बताना है। क्लियर। आफ्टर द सोल राइट टू ट्रेड चार्टर नो अदर कंपनी ऑफ इंग्लैंड कुड compete विद द ईस्ट इंडिया कंपनी इन दिस एरिया, यानी कि ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ इंग्लैंड की कोई और कंपनी compete नहीं कर सकती थी। पहला बेनिफिट तो ये हुआ। सेकंड, दिस इंक्रीज द प्रॉफिट ऑफ द ईस्ट इंडिया कंपनी, और इससे ईस्ट इंडिया कंपनी का प्रॉफिट बढ़ जाता है, क्योंकि वो अकेली इंग्लैंड की कंपनी थी जो यहाँ पर व्यापार कर रही थी, बिजनेस कर रही थी। ठीक, तो ये दो एडवांटेज हुए, इट इंक्रीज द प्रॉफिट एंड सेकंड इट रिड्यूस द कंपटीशन फ्रॉम द इंग्लैंड, कंपटीशन कम हो गया। उसके बाद सेकंड जो क्वेश्चन दिया गया, सेकंड क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया, विच आइटम्स फ्रॉम इंडिया वर यूज टू सेल बाय द यूरोपियन ट्रेडर्स इन यूरोपियन मार्केट। कौन से आइटम्स थे जो इंडिया से यूरोपियन मार्केट्स में यूरोपियन ट्रेडर्स थे वो सेल किया करते थे। ओके, एंड वाई देयर प्रॉफिट मार्जिन ग्रेजुअली डिक्रीज, और उनका जो प्रॉफिट मार्जिन था वो बाद में धीरे धीरे कम हो गया था, ऐसा क्यों हुआ, दोनों चीजें हमें बतानी है। सो यूरोपियन मर्चेंट्स यूज टू सेल कॉटन, सिल्क एंड स्पाइसेस एटसेट्रा टू यूरोप, यानी यूरोप में क्या बेचते थे, कॉटन, सिल्क और मसाले यानी कि स्पाइसेस। ड्यू टू द कंपटीशन ऑफ द यूरोपियन कंपनीज द प्राइसेस ऑफ दीज गुड्स इन इंडिया पुश्ड अप, जब यूरोपियन कंपनीज काफ़ी सारी होगी तो उनके कंपटीशन के कारण इन जो इंडियन गुड्स थे इनके प्राइसेस है वो ऊपर चले जाते हैं, इनकी महंगे हो जाते हैं, एंड रिड्यूस द प्रॉफिट, और इसके कारण प्रॉफिट इनका कम हो जाता है। क्लियर। उसके बाद थर्ड हमारा क्वेश्चन दिया गया, ये भी काफ़ी ईजी है, हाउ कुड द सोल राइट इन एनी फील्ड अफेक्ट योर लाइफ, कि अगर किसी भी चीज़ में किसी एक को ही राइट मिल जाए, ओके, मोनोपोली हो जाए किसी की, तो इससे आपकी लाइफ कैसे अफेक्ट हो सकती है। एलोबरेट बाय गिविंग एग्जाम्पल फ्रॉम योर लाइफ, हमें कोई एग्जाम्पल देना है जिसे हमें एक्सप्लेन करना है कि मान लीजिए एक ही व्यक्ति के पास सारे राइट्स हो, कंपटीशन ही ना हो, तो आपकी लाइफ के ऊपर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा। ओके, अ मोनोपोली इन द टेरिटरी इज नॉट बेनिफिशियल टू द कॉमन पीपल और द कस्टमर। अगर मोनोपोली की बात करें किसी भी इलाके में हो तो वो इससे कस्टमर को है, या फिर हम बात करें कॉमन लोगों की बात करें तो उनको कभी भी बेनिफिट नहीं होता। जैसे एक एग्जांपल है, देयर इज ओनली वन कन्फेक्शनरी इन आवर सोसाइटी, हमारी जो सोसाइटी वहाँ पे एक ही कन्फेक्शनरी है, एंड ड्यू टू विच द शॉपकीपर चार्जेस हाई रेट एंड डजंट प्रोवाइड गुड सर्विस, उसके कारण उसके नखरे बहुत है, रेट्स भी ज़्यादा लेता है, अच्छी सर्विस भी नहीं देता, सीधे मुँह बात ही नहीं करता। ओके, ये क्या है, दिस इज़ द मोनोपोली ऑफ दैट पर्सन। तो ऐसा ही आप देखोगे कि अगर उसी जगह पे 4-5 शॉप होती क्या होता, चेंज हो जाता सारा बिहेवियर। तो यही सब कुछ मोनोपोली में होता है, जब कोई एक ही रह जाता है तो वो अपनी मन मर्जी करना शुरू कर देता है। तो ये थी आपकी आज की इजी वर्कशीट। आई होप सब कुछ अच्छे समझ में आया होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा, ये वर्कशीट समझ में आई तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक यू, बाय बाय, हैव अ नाइस डे।